हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा आज एक वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 49। इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर मुगल्स के टाइम पे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन थी ट्रेड एंड कॉमर्स की, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये बात है कि इंडियन ट्रेडिंग क्लासेस बहुत ही लार्ज नंबर पे था तभी, और ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड आउट हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में धीरे धीरे जो रिवॉल्यूशन चले आ रही थी और कैपिटलिज्म चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को भी इंस्पायर कर रही थी। तभी अकबर के टाइम पे भी, अकबर से ही के टाइम पीरियड से ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे जब औरंगजेब तक बात आई तो काफ़ी हद तक कॉमर्स एंड ट्रेड में इंडिया आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है, और जो भी प्रोफेशनल्स थे, जो भी ट्रेडिंग एंड कॉमर्स कर रहे थे, वो काफ़ी प्रोफेशनल थे, हाईली प्रोफेशनल थे। हमारी जो ट्रेडिंग हो रही थी पर्टिकुलरली फूड स्टफ में ज़्यादा हम एक्सलेंट थे, और वाइड रेंज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे, और इसमें हम रेवेन्यू भी जनरेट क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये दोनों थे इंटर रीजनल ट्रेड में। इंटर रीजनल मतलब दोनों जगह के अंदर जो रीजनल ट्रेड होती है एक जगह से दूसरी जगह में, वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, मतलब बहुत ही फेमस थी। मुगल रूलिंग क्लासेस, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बिजनेस के लिए अनकंसर्न नहीं थे, मतलब उनको पता था कैसा बिजनेस होता है, कैसे उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, कंट्री की बिजनेस को, इंटरेस्ट को, और ट्रेडिंग क्लासेस जितने सारे लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनकी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें मुगल रूलिंग क्लासेस को पता थी। हालांकि हमें आगे जाकर पढ़ेंगे कि जो नोबेल क्लासेस थे वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते थे। हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे सेठ वगैरह होते थे, मतलब इस तरह के लोग जो कि ट्रेडिंग में काफ़ी फेमस हुआ करते थे। आजकल के ज़माने में जैसे हम अंबानी को जानते हैं, ठीक है, हाई लेवल ऑफ अदानी ग्रुप, हाई लेवल ऑफ जो कॉमर्स में वो जाते हैं, बिजनेसमैन में जाते हैं, उसी तरह से उस टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े से थे जो कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस थे और रीच थे। हो सकता है हम यूरोपियन स्टेट, तभी वेस्टर्न साइड में भी, कंट्री में, यूरोपियन स्टेट में भी काफ़ी रिवॉल्यूशन हो रहे थे, और वो भी ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे, लेकिन हम उतना उनके तरह उतना हद तक नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी डेवलप कर रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, यही बात बोल रहे हैं यहाँ तक। तो इसी बारे में हम आज बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन ट्रेडिंग क्लासेस थी वो किस तरह से थी, पहले तो हम देखेंगे। तीन डिफरेंट तरीके से ट्रेडिंग क्लासेस हुआ करते थे। पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडर्स थे जो कि इंटर रीजनल ट्रेड करते थे, एक जगह से लेकर, मतलब अगर स्टेट से स्टेट हो गया या फिर कंट्री से कंट्री हो गया, वो सारे उस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस वो जर्नी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। उनको सेठ कहा जाता था, बोरा कहा जाता था, और मोदी कहा जाता था। ठीक है, पीएम मोदी नहीं। हमारे ये जो ट्रेडिंग क्लासेस, हाँ, वो ट्रेडिंग क्लासेस की जो भी जितने सारे ट्रेडर्स थे वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग करते थे। और उसके बाद और एक कैटेगरी थे जो कि लोकल ट्रेडर्स थे। लोकल मतलब अगर एक टाउन में हो गया, एक टाउन से दूसरे टाउन, या फिर एक विलेजेस से दूसरे विलेजेस, लोकल ट्रेडिंग में ये इन्वॉल्व होते थे। उनको व्यापारीज कहा जाता था या फिर बनिक कहा जाता था। बनिक कैटेगरी के जो लोग होते हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरे गांव में, मेरे विलेजेस में जो मेरे फादर से जो गांव विलेज बिलोंग करती हूँ मैं, वहाँ से बहुत सारे बनिक वगैरह होते हैं। और ये जो बनिक होते हैं ये गुड़ की रिटेलिंग के साथ साथ ना उनके बहुत सारे एजेंट्स हुआ करते हैं। ठीक है, खुद का एजेंट्स हुआ करते हैं जो कि विलेजेस में और टाउनशिप में वो खुद का अपना एजेंट रखते हैं, और इनके मदद से वो बहुत सारे फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स खरीदते हैं और बेचते हैं भी। उसके बाद दोस्तों और एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स थे जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स उनको बोलते थे। और ये स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जिनको बंजारास बोला जाता है। क्यों इसको बंजारास बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे बल्क अमाउंट ऑफ गुड को कैरी करके डिफरेंट लोकेशन को जाते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस जो जाते हैं उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ ऑक्सीजन भी वो कैरी करते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, पल्सेस, घी, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें भी वो कैरी करके आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के ट्रेडिंग क्लासेस के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं
गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होते हैं। पहले तो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। आजकल के ज़माने भी हम भी जैसे जानते हैं कि लैंड में थोड़ा ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सच एज टेक्सटाइल, सील्स, ये सारी चीज़ें लैंड पे ट्रांसपोर्ट होती है। और जो यूज होते थे पर्टिकुलरली वो होते थे कैमल्स, म्यूल्स और डिफरेंट तरह की कार्ट्स, जो रथ वगैरह होती हैं वहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट होती है। और सेकेंड तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता था वो था वाटर ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा चीपर था और बल्क अमाउंट ऑफ गुड को ये कैरी कर पाता था। आजकल भी वही हो रहा है कि जो सीप वगैरह में हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ें सीप में जाती है। ये रिवर ऑन बोट्स, मतलब नदी पे बोट के सहायता से ये चलता है। बोट ट्रैफिक ऑन वाटरवेज एंड कोस्टल ट्रेड अलोंग द सी शोर वाज मोर हाईली डेवलप्ड देन नाउ। ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज है कि अभी अभी जितना डेवलप हुआ है उससे भी काफ़ी डेवलप था तभी वाटरवेज में जो भी ट्रैफिक हो रहा था, बोट ट्रैफिक या फिर सी शोर में, मतलब डिफरेंट जो पोर्ट से पोर्ट जो हो रहा था ट्रेडिंग, वो भी काफ़ी डेवलप हुआ करता था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व चीप एंड एडिक्वेट फॉर द नीड्स, सेफ्टी ऑन रोड्स वे सेटिस्फैक्टरी एंड कुड बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस। रोड में सेफ्टी वगैरह भी, सेफ्टी को भी ध्यान दिया जाता था कि अगर रोड पे जा रहे हैं लोग, कोई डाकू वगैरह ना हो, डकैती ना हो, कोई भी जो ट्रेडर्स हो रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए इंश्योरेंस भी रखा जाता था। ठीक है। ट्रैवल फैसिलिटीज़, मीन्स ऑफ ट्रैवल, आपने सराइस के बारे में पढ़ा है, हमने शेरशाह सूरी जब पढ़े थे उसी टाइम पे सराइस के बारे में हमने पढ़े थे। ठीक है, याद होगा आपको। बीच बीच में, रास्ते में बीच बीच में वो एक घर बनाते थे, घर नहीं, एक उसके क्या बोलते हैं, जो ट्रैवलर्स वगैरह वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और 5 केओस, हमारे यहाँ आजकल किलोमीटर्स पकड़ा जाता है, तभी केओस माना जाता था। प्रिंसिपल हाईवे में 5 केओस के डिस्टेंस में एक सराइस बनती थी। और ये जो सराइस थी ये यूरोप की कंट्री में जितना था उससे भी काफ़ी डेवलप था। और अ, और यहाँ पे भी काफ़ी ध्यान रखा जाता था कि जो ट्रैवलर्स रोड वगैरह में जाते हैं उनको कुछ परेशानी ना झेलने पड़े। ट्रेड एंड ट्रेडर्स कंटिन्यू टू हैव ए लो सोशल स्टेटस। अथर ये कह रहे हैं हो सकता है तभी ट्रेडर्स और ये जो कॉमर्स करते हैं लोग वो बहुत अच्छी खासी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेडर्स और जो भी पिजेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका स्टाटस तभी लो स्टाटस ही रहा था करता था। बहुत कम लोग होते थे जो रिच मर्चेंट्स बनते थे, बहुत ही गुड लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते थे, लेकिन काफ़ी लोग थे जो कि लो स्टाटस भी मेंटेन करते थे। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं इंटर रीजनल ट्रेड सेंटर्स कहाँ कहाँ पे थी हमारे ये मुगल साम्राज्य पे, और कहाँ कहाँ ट्रेडिंग हो रही थी। ठीक है, तो पहले हम बंगाल से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा इंडिया मैप। ठीक है, तो बंगाल जो है यहाँ पे जो रीजन है वो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्टेड शुगर एंड राइस एज वेल एज डेलिकेट मसलिन एंड सिल्क। सिल्क और मसलिन का जो होता है वो डेलिकेट चीजें होती है वो भी एक्सपोर्ट करते थे, और शुगर राइस ये ज़्यादा बंगाल पे प्रोड्यूस होते थे, इसी वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। कोरोमंडल कोस्ट यहाँ से जो आ रहा है, तो ये बिकम ए सेंटर फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन होती थी, और ये गुजरात के साथ भी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, यहाँ पे जो गुजरात है यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करते थे, और बोथ सी की रूट से ट्रेडिंग करते थे और थ्रू डेक्कन के रूट से भी ट्रेडिंग हुआ करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर गुजरात, गुजरात ये जो जगह थी यहाँ पे फॉरेन गुड्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह हो गए, अरबियन कंट्री, इधर अफ्रीका, ये इस रूट से सब कुछ ईरान फिरान यहाँ से जो भी चीज़ें आता था वहाँ से इसी रूट के थ्रू से गुजरात पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे। और ये एक्सपोर्ट करते थे टेक्सटाइल, सिल्क जिसको पाटोला बोलते थे, टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से भी ये नॉर्थ इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे। बुरहानपुर और आगरा, ये जो दोनों एरिया थे यहाँ पे, ये जगह एक नोडल पॉइंट थे ट्रेड की, क्योंकि आगरा तो मुगल की बहुत ही एक फेमस सिटी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स रिसीव होते थे एंड सिल्क रिसीव होते थे वो बंगाल से रिसीव होते थे। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेड पेपर फ्रॉम मालाबार। मालाबार जो सॉरी ये जो एरिया है मालाबार एरिया से ये इम्पोर्ट करते थे पेपर। ठीक है,
फिर आगे हम जा चलेंगे लाहौर और पंजाब में। लाहौर जो थे, लाहौर पंजाब, ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान के आसपास जो एरिया है और पाकिस्तान भी है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर सॉल्स। कश्मीर सॉल को लग्जरी प्रोडक्ट आज भी माना जाता है और कारपेट्स वगैरह ये सब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता था। प्रोडक्ट्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध मूव्ड डाउन द रिवर इंडस। यहाँ पे रिवर इंडस पाकिस्तान में ही आती है ना रिवर इंडस, तो इंडस के आसपास और नीचे वाले हिस्से पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आई मीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट चली आती थी। इट हैड क्लोज ट्रेड लिंक्स विद काबुल एंड कंधार। ये जो एरिया है लाहौर एंड पंजाब, ये एरिया से जो भी प्रोडक्ट होते थे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करते थे, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो अफगानिस्तान हो गए और लाहौर, सॉरी काबुल, कांधार हो गए, कांधार अफगानिस्तान, ये वाला जो एरिया है काबुल है, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलती थी। एक साइड पे यहाँ पे और दूसरे साइड पे आगरा एंड दिल्ली पे भी उनका ट्रेडिंग वगैरह चलती थी। और लास्टली हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड इंडिगो एंड फूड ग्रेन्स। लग्जरी आइटम्स वो इंपोर्ट करते थे और इंडिगो फूड ग्रेन्स को वो एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। दोस्तों देखेंगे ट्रेड नेटवर्क्स किस तरह से चली आ रही थी और एजेंट्स भी किस तरह से थे। पहले तो मर्चेंट नेटवर्क किस तरह से थे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स वाज मेड पॉसिबल बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लिंकिंग। देखिए ये जो हमारे आजकल की जो चीजें हो रही है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, एक होलसेलिंग होते हैं, उसके बाद रिटेलर्स होते हैं, उसके बाद कुछ एजेंट्स के थ्रू, मिडिलमैन के थ्रू जाता है कस्टमर के पास। तो उसी तरह से ये जो ट्रेडिंग चल रही थी उसी तरह से चल रही थी कि मर्चेंट के नीचे बहुत सारे होलसेलिंग थे, होलसेलर से मर्चेंट के साथ रीजनल और लोकल लेवल्स पे भी बहुत सारे एजेंट्स थे जिनको गुमास्ता भी कहा जाता था और कमीशन एजेंट्स भी थे जो जी कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए उनको कुछ दलाली वगैरह करते हैं, उनको दलाल्स भी कहते हैं। ये सारे नेटवर्किंग होते थे ट्रेडिंग जब चल रही आ रही थी। मार्केट इंटेलिजेंस की क्या हालत थी तभी। डच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स तभी आपको पता है 17th सेंचुरी में आए, वास्को डा गामा इंडिया को डिस्कवर किया तभी। तो गुजरात से लेकर, गुजरात से आते हैं तभी डच एंड इंग्लिश। पोर्तुगीज तो पहले आते हैं लेकिन वो इतना ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं जितना डच एंड इंग्लिश करते हैं। वो गुजरात के थ्रू इंडिया के अंदर घुसते हैं और धीरे धीरे हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो एक्टिव एंड अलर्ट होती जाती है। उसके बाद एक कंपटीशन होती है, कीन कंपटीशन होती है इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए कोई भी चीज़ें अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, आजकल के ज़माने में जो भी ट्रेडिंग चल रही है, अगर आपके मार्केट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्या कि भी अभी मार्केट की कंडीशन है, कस्टमर किस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं और मार्केट की डिमांड किस तरह की है प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ों की हमें एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो तभी वही चीज़ें भी होती रहती थी। जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है उसके लिए कंपटीशन होता था, किसके पास ज़्यादा पहले इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें तभी दिखा जाता था। Whenever there was demand for goods in one part of the country, it was rapidly made good। जब कभी ऐसा जरूरत होती है कि कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो तभी ही बनवाने की जो फैसिलिटीज होती है वो भी तभी होता रहता था। ठीक है, और एक चीज होती थी कि मूवमेंट ऑफ मनी। तभी एक बात हुआ करता था कि मनी का मूवमेंट, जो कैश होता है, पर्टिकुलरली कैश की इतना प्रचलन नहीं था तो इसी वजह से कैश की जो मूवमेंट होता था वो थोड़ा रिस्की होता था, रिस्की एंटरप्राइज। बट फिर भी कहीं ना कहीं औरंगजेब के टाइम आने तक ये जो रिस्की चीज थी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। स्पेशली एक अतर कहते हैं कि रिच ट्रेडर्स एक आए, जैसे कि एक नाम है बिरजी बोरा। ये एक बहुत बड़ी ट्रेडर्स थे, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थे जिन्होंने एजेंसी हाउस डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स और फॉरेन कंट्री में भी उन्होंने एजेंसी हाउस बनवाया था, वेस्टर्न एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, जिनके द्वारा ये सारे मनी की मूवमेंट की जो रिस्क थी ये थोड़ा रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, वो है फाइनेंशियल सिस्टम एंड हुंडीज के बारे में। फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से चली आ रही थी मुगल के साम्राज्य में, किस तरह की इनोवेटिव आइडिया उन्होंने लगाया था जो कि आजकल के ज़माने में भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए तभी किस तरह की उनकी दिमाग इतना इंटेलिजेंट था, इतना एडवांस था
उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले तो ये है क्रेडिट सिस्टम। तो उन्होंने एक ज़बरदस्त चीज़ें लाई बीच में, उनका नाम था हुंडीज़, ठीक है? ये हुंडीज़ एक तरह की चीज़ें होती थी, दे क्रिएटेड क्रेडिट व्हिच सप्लीमेंटेड द मनी इन सर्कुलेशन। देखिए, तभी क्या हो रहा था, एक जगह तभी तो डिजिटल पेमेंट नहीं था कि आजकल के ज़माने में जैसे पेटीएम वगैरह हम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, कुछ भी डायरेक्ट हम फ़ोन से फ़ोन ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है फिजिकली को, या फिर पैसा पास में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो एक जगह से दूसरे जगह तक जो भी चीज़ें मूवमेंट हो रही थी, जो भी आदान-प्रदान हो रही थी, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट हो रही थी, उसके साथ कैश को भी उनको जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स वगैरह हैं, बड़े-बड़े कमर्शियलाइज़्ड ची लोग जो हैं, वो बल्क अमाउंट ऑफ गुड एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करते थे। तो जो लेन-देन होती थी, जो डेफ़िनेटली कैश से हुआ होगा। तो इतना रकम एक जगह से दूसरे जगह तक, और तभी फ्लाइट तो नहीं थी, ट्रेन तो नहीं थी कि हम 1 दिन में पहुँच जाएँ, कि 1 घंटे में पहुँच जाएँ, तो काफ़ी दिन लगते थे। तो बीच में ये एक रिस्की होती थी कि चोरी डकैती हो सकता है, या फिर लूट-पाट हो सकता है, या फिर कोई भी इंसान कुछ भी इंसिडेंट्स के वजह से मर जा सकता है। तो इतना सारा कैश जो ट्रैवल हुआ करता था, एक रिस्की चीज़ हुआ करता था। तो इसी वजह से एक हुंडीज़ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक क्रेडिट सिस्टम बन गई। ठीक है? मनी सर्कुलेशन की एक वजह बन गई, मतलब एक मीडियम बन गई। कैसे बनी, आगे हम डिटेल्स में जानेंगे। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाज फैसिलिटेटेड बाय द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसी हुंडीज़ के माध्यम से बल्क अमाउंट ऑफ गुड एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करने में बहुत आसान हो गया। ये हुंडीज़ क्या है? हुंडीज़ एक लेटर ऑफ क्रेडिट पेएबल आफ्टर ए पीरियड टाइम एट ए डिस्काउंट। मतलब जैसे कि हमारा आजकल एक चेक माना जाता है, उसी ज़माने में हुंडीज़ में एक लेटर होता है, ठीक है? एक लेटर को वो क्या करते हैं, मान के चलिए एक आगरा से, ठीक है? आगरा से कुछ एक्सपोर्ट वो करेंगे साउथ में, या फिर ईस्टर्न साइड में, या फिर वेस्टर्न साइड में, कोई भी डायरेक्शन आप समझ लो। इस जगह से मान के चलिए डेक्कन पे हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतने दूर तक हम अगर आएँगे तो काफ़ी दिन लग सकता है, और यहाँ पे बल्क अमाउंट ऑफ हमें लेना पड़ेगा। तो एक इंसान जो कि आगरा से कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे जब आएगा डिलीवर करेगा चीज़ें, तो उसको ये जो एजेंट है, जो रिटेलर है, जो या फिर कस्टमर है, वो उसको एक हुंडी देगा। हुंडी मतलब एक लेटर देगा, और ये लेटर को लेकर वापस जाएगा इस जगह पे। तो इस जगह पे जाने के बाद यहाँ पे उसको एनकैश हो जाएगी, ठीक है? मतलब एक चेक की तरह, जो चेक को बैंक नहीं भरेगी, वो इंसान जो लेकर आया था उसके साथ भेजा जाएगा, ताकि ये यहाँ पे आकर उसको एनकैश कर ले, ठीक है? इसी तरह से हुंडीज़ काम करता है, और इसके अंदर एक इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। अगर बीच में कुछ मतलब बीच में कुछ चोरी डकैती होती है, लूट-पाट होती है, या फिर कुछ भी चीज़ें हो गया, तो चीज़ें ख़राब हो गई, जो गुड्स एक्सपोर्ट होना था या फिर इम्पोर्ट होना था वो ख़राब हो गई, तो यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी उसमें ऐड किया जाता है। डिफरेंट रेट्स, मतलब डिफरेंट गुड्स का डिफरेंट इंश्योरेंस होता है, डेस्टिनेशन के अनुसार इंश्योरेंस होता है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर लैंड में जा रहा है उसकी इंश्योरेंस अलग, रिवर में जा रहा है या फिर सी में जा रहा है उसके इंश्योरेंस अलग। इसी तरह से हुंडीज़ काम करता है। तो मान के चलिए आजकल के ज़माने में हम वही भी यूज़ कर रहे हैं, इंश्योरेंस यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों की, चेक्स वगैरह, हालाँकि डिजिटल पेमेंट हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हुआ करती थी। तो कितना एडवांस लोग थे। और एक चीज़ हुआ करता था, द सरफ्स, जिसको स्रॉफ्स भी बोला जाता है। ये क्या करते थे, हु स्पेशलाइज्ड इन चेंजिंग मनी। जैसे आजकल के ज़माने में बैंक हुआ करता था, हुआ है, बैंक है, वहाँ पे हम चेंज करते हैं, मनी को एक्सचेंज करते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्या पैसा लाकर यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं और पैसा भेजते हैं और किसी के पास। उसी तरह से सरफ्स जो है, स्रोफ्स भी उसको बोला जाता था, ये भी इसी तरह पैटर्न पे काम करते हैं। ये मनी चेंजिंग करते हैं और हुंडी के साथ ये डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, ठीक है? इसके और भी कुछ काम है, जैसे कि एक प्राइवेट बैंक की तरह, आजकल के ज़माने में प्राइवेट बैंक की तरह ये काम करते हैं। ये नोबेल से पैसे लेकर वहाँ पे, नोबेल्स जितने बड़े-बड़े नोबेल्स होते हैं, वो अपने पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, और उन पैसों को ये जो सरफ होते हैं वो
डिपॉजिट भी करते हैं, उसका इंटरेस्ट भी देते हैं, और अगर किसी को चाहिए उसको लैंड भी देते हैं। लैंड से जो भी इंटरेस्ट मिलता है तो ये खुद रखते हैं और इनको भी, नोबल्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी हिसाब से उनका भी एक तरह की ट्रेडिंग वगैरह चलती थी। मर्चेंट कुड कैश हिम हिज हुंडी आफ्टर ही हैड सोल्ड हिज गुड्स एट द पॉइंट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद हुंडी पे वो अपने कैश को एनकैश कर सकते हैं जितना उनको चाहिए। तो एक ज़बरदस्त पार्ट चीज़ें आपको जानने को मिली ना। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो ट्रेडिंग क्लास होता था वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। गुजराती जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, देखिए यह हो गया हमारा इंडिया की मैप। यहाँ पे आ गया हमारा वेस्टर्न साइड में गुजरात। ठीक है, गुजराती मर्चेंट्स 1 मिनट इंक्लूडेड हिंदूज, उनमें हिंदूज थे, जैन्स थे, मुस्लिम्स भी थे जो कि मोस्टली बोहरास। ठीक है, राजस्थान ट्रेडर, उसके पास जो राजस्थान रह गया ऊपर, राजस्थान में ओसवाल, माहेश्वरी एंड अग्रवाल्स, इनको बोला जाता था। अग्रवाल्स बिगन टू बी कॉल्ड मारवारीस, तो उनको सबको मिलाकर मारवारीस बोला जाता था। ये एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है। फिर नॉर्दर्न ट्रेडर्स, ये नॉर्दर्न पार्ट पे जो इतना आ गए। ओवरलैंड ट्रेड टू सेंट्रल एशिया, जो वो सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में थे। और इन ये जो सेंट्रल इंडिया, सॉरी नॉर्दर्न ट्रेडर्स जो थे उनको मुल्तानीस कहा जाता था, अफगान्स एंड खत्रीस, ये सब नॉर्दर्न ट्रेडर्स में हुआ करते थे, ये इस कम्युनिटी से। साउदर्न मर्चेंट्स 36 ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड द मुस्लिम मर्चेंट्स ऑफ मालाबार, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में 36 आ गए, मालाबार में आ गए मुस्लिम मर्चेंट्स, एंड बोथ इंडियन एंड अरब, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, और जो एक्सपेंडिंग नेटवर्क्स हुआ करते थे, द मारवाड़ी स्प्रेड आउट टू महाराष्ट्र, धीरे धीरे मारवाड़ी का कहाँ पे थे, राजस्थान पे, वो धीरे धीरे आगे महाराष्ट्र में एंड बंगाल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, और यहाँ पे उनकी स्प्रेड हुआ। तो ये धीरे धीरे उनका नेटवर्क एक्सपांड होने लगा। तो इससे हम यही कंक्लूजन में आ सकते हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटी में, जो इंडिया में ट्रेडिंग कम्युनिटी था, वो एक कास्ट से बिलोंग नहीं करता था। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कास्ट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी रह रहे थे। अब हम थोड़े बहुत देखेंगे कौन कौन वेल्दी मर्चेंट्स थे जिनका नाम तभी बहुत फेमस हुआ करता था। पहले तो नाम आता है भिरजी वोरा के बारे में। उनके बारे में तो हमने पढ़ा है, थोड़े से पहले जो स्लाइड मैंने पढ़ाया था वहाँ पे भिरजी वोरा के नाम पे भी कुछ चीज़ें आया था। ये डोमिनेटेड कर रहे थे सूरत ट्रेड, वेस्टर्न साइड में जो ट्रेड हो रहा था सूरत में, ये सूरत ट्रेड को डोमिनेट कर रहे थे फॉर सेवरल डिकेड्स। ठीक है, और उनके पास बहुत सारे फ्लीट ऑफ शिप्स, उन कुछ शिप्स की ग्रुप होती है, उसको फ्लीट ऑफ शिप्स बोला जाता है। तो उनके पास एक बहुत ही लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स होती है, मतलब जितना नॉर्मल शिप की ग्रुप होती है उससे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ शिप्स उनके पास रहती थी। एंड इनको ये बोला जाता था, तभी जितने सारे वेल्दीएस्ट मैन होते थे हमारे इंडिया पे, तो उनसे उस वेल्दीएस्ट मैन में ये एक अमंग द वेल्दीएस्ट मैन हुआ करते थे, इतना उनका वो फेमस थे ट्रेडिंग में। और एक नाम आता है अब्दुल गफर बोरा। कहा जाता है कि जब ये उनका डेथ हुआ 1718 में, तो तभी उनके पास 55 लाख ऑफ रुपीज़ था इन कैश। कैश में इतना सारा पैसा उनके पास था, गुड्स भी थी, और 17 सी गोइंग शिप्स की फ्लीट थी। ठीक है, मान सकते हैं कितना बड़ा ये ट्रेडर होंगे, कितना बड़ा कम्युनिटी उनकी होगी। फिर साउदर्न मर्चेंट प्रिंसेस, ये हो गया। और साउदर्न के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया के जो दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं, उन पे मलय छेती जो कि करमंडल कोस्ट में, काशी बिरना एंड सुनका रामा छेती, ये काफ़ी रेपुटेड थे एंड एक्सट्रीमली वेल्दी थे। एंड उनके पास एक्सटेंसिव कमर्शियल डीलिंग करते थे इंडिया में और अब्रोड में, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह चलता था। और अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बात करें, नॉर्दर्न में काफ़ी हेल्दी मर्चेंट्स थे, जैसे कि आगरा में थे, दिल्ली में थे, बालेश्वर जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है, और बंगाल, ये सभी एरिया में भी काफ़ी नॉर्दर्न मर्चेंट्स बहुत ही वेल्दी थे और डेवलप थे। सम ऑफ दिस मर्चेंट्स स्पेशली दोज लिविंग इन द कोस्टल टाउन्स, जो कि कोस्टल टाउन में जो मर्चेंट्स रहते थे स्पेशली, वो एक ऑस्टेंटियस लाइफ मेंटेन करते थे, एक लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते थे एंड लोवेल की तरह रहते थे। ठीक है,
तो ऑथर यही कहते हैं कि तभी हमारे मुगल के टाइम पे जो भी वेल्थिएस्ट मैन हुआ करते थे, जो भी मर्चेंट्स ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो इतना वेल्थिएस्ट थे कि उनको कंपेयर किया जा सकता है यूरोप में तभी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था या फिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, वहाँ पे जो इतना बड़ा कैपिटलिज्म चल रहा था और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, उनके साथ भी हमारे जो ट्रेडर्स थे उनको भी कंपेयर किया जाता था, क्योंकि वो भी उस लेवल पे उतना वेल्दी थे। इसी वजह से तो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया पे कि इतना वेल्थ यहाँ पे है, इसी वजह से लूटने तो आ गए यहाँ सब, जब उनको पता चला कि इतना वेल्दी वेल्दी मर्चेंट वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे मर्चेंट की लाइफस्टाइल किस तरह से है एंड प्रोटेक्शन किस तरह की, उनकी वेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉ एंड ऑर्डर्स हुआ करते थे, उसके बारे में देखेंगे। पहले तो हाउसिंग देखते हैं उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से थी। मर्चेंट हाउसिंग की अगर हम बात करें तो वेल्दी जो मर्चेंट्स होते थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स और बहुत ही रिचेस्ट हुआ करते थे, उनको वो पर्टिकुलरली आगरा एंड दिल्ली में लिव करते थे। और आगरा दिल्ली के जो मर्चेंट्स उनके हिसाब से अगर देखें तो वो बहुत कमोडियस हाउसेस में रहते थे एंड वेल बिल्ड हाउस। कमोडियस मतलब बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के और बहुत ही लाविशली लग्जरियस वाला लाइफ हाउसेस में वो रहते थे। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी मर्चेंट्स के बारे में बात करें तो वो पर्टिकुलरली अपने शॉप के ऊपर, अपने जो दुकान होता है उसके ऊपर जो भी एक छोटे छोटे घर बनाएंगे वो वहाँ पे रहते थे। और हमें फ्रेंच ट्रैवलर उस वक्त जो थे उनका नाम था जो बर्नियर, उनके राइटिंग से जर्नल से ये जानने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स थे जिनको इनसिक्योरिटी फील होती थी, क्यों अपने वो शॉप के ऊपर रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम इतने सारे वेल्थ अपने पास जनरेट कर रहे हैं, रख रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई अगर हमें लूटपाट कर ले, वेल्थ हमारे स्क्वीज़ कर ले, लूट के ले जाए, हमारे गुड्स वगैरह को चोरी कर ले। तो इसी वजह से डर के मारे वो वहाँ पे रहते थे ताकि मतलब उसको देखभाल कर सके, सुपरवाइज़ कर सके टाइम टू टाइम। लेकिन हम भी ये उनका कहना था, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्ट करते हुए, हम इसको फ़ॉल्स मानते हुए ये भी देखना चाहेंगे कि हमने जो पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में, वो ट्रेडिंग को एक एनकरेज करने के लिए बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर्स पास किए थे, बहुत सारे सॉरी बहुत सारे उन्होंने लॉज बनवाया था प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी को जो भी मर्चेंट्स की है। और उसके बारे में तो हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल्स में वो वीडियो पे बनाई है, जिनको चाहिए शेरशाह सूरी के बारे में तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जहांगीर के टाइम में भी एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था इस प्रॉपर्टी को लेकर कि अगर कोई भी इंसान, तो जहांगीर के टाइम पे ये थोड़ा उनका एक लॉ था, ऑर्डिनेंस था, उन्होंने पास किया था कि कोई भी अगर मरता है और कोई भी इंसान की डेथ होती है और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी की हायर जो होंगे, उनके जितने सारे जो भी हायर्स वर्ग, हायर्स मतलब क्या, उनके जो अधिकारी होते हैं, मतलब उनके स्त्री हो सकते हैं, मतलब उनके बच्चे हो सकते हैं, वो उनके पास राइट्स चली जाएगी वो उस प्रॉपर्टी की। अगर और कोई भी उससे इंटरफियर नहीं कर सकता, बाहर वाला इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा सिवाय उनके हायर्स के। ठीक है, अगर कोई किसी का हायर नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, या फिर घर में कोई पत्नी, किसी पुरुष का डेथ हो जाती है, घर में किसी की पत्नी नहीं है, तो दे शुड अपॉइंट इंस्पेक्टर्स एंड सेपरेट इंस्ट्रक्टर और सेपरेट गार्डियन वो रखेंगे अपने प्रॉपर्टी के लिए, जो कि इस प्रॉपर्टी का देखभाल करेगा। और इस प्रॉपर्टी का जो जब एक्सपांड होगा उसका वैल्यू, तो एक लॉफुल एक्सपेंडिचर के साथ उसको डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि मस्क्यू बिल्डिंग हो गया, कि सराइज की बिल्डिंग हो गया, ब्रोकन ब्रिजेस की रिपेयरिंग हो गई, या फिर टैंक वेल की डिगिंग के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क में इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये था उनका ऑर्डिनेंस। तो कितना सहेज था और कितना अच्छा खासा लॉ ऑर्डर पास किया गया था। लेकिन क्या हो रहा था, कभी कभी जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो ट्रेडर्स को हरास किया करते थे, अपने पावर की अब्यूज़ किया करते थे, लेकिन फिर भी उस हरासमेंट के डिस्पाइट कि प्रॉपर्टी, जो मर्चेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो जनरली सेफ होते थे। ठीक है, यहाँ पे एक बात आती है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो भी इंडिया में एक्सपांड हो रहे थे ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, उसका कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स था। कौन से फैक्टर्स की वजह से ये ट्रेडिंग
एक्सपांड हो रहे थे। तो पहले तो है रोड सेफ्टी। हमारे जो मुग़ल के टाइम पे रोड सेफ्टी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता था और इसी वजह से सराइस भी को भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही थी। हालाँकि सराइस का डेवलपमेंट शेरशाह सूरी के टाइम पे हुआ था, लेकिन मुग़ल के पीरियड में भी ये कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। फिर एक सेकंड फैक्टर है, वो है टैक्स स्ट्रक्चर, कि जो भी गुड्स आते थे एंड इम्पोर्ट होते थे या फिर एक्सपोर्ट किया जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक जहाँ पे आते हैं, उस एंट्री पॉइंट में टैक्सेस लेवी हो रहे थे, टैक्स लिया जा रहा था। और रोड सेसेस और राहदरी, ये सारी चीज़ों को इलीगल माना जाता था। रोड में अगर कुछ मतलब गोटलत होती है उसको इलीगल कहा जाता था, लेकिन कभी कभी लोकल राजा से ये कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। करेंसी सिस्टम, मुगल में सिल्वर रुपीज़ को उनके सिल्वर रुपीज़ की ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। बहुत हाई प्योरिटी के सिल्वर रुपीज़ वो बनाते थे ऑल ओवर द, और टोटल एम्पायर में सिल्वर रुपीज़ की बहुत डिमांड थी। और कोई भी ट्रेडर क्या करता था, अगर कोई प्योर सिल्वर लेके रॉयल मिंट तक आता था जहाँ पे सिल्वर रुपी बनाया जाता था, और इन टर्न उनको बाटा सिस्टम में, मतलब बाटा मतलब आप कुछ डिस्काउंट में उनको दिया जाता था, पेमेंट किया जाता था। मतलब आप प्योर सिल्वर ला के दो रॉयल मिंट में, जो फैक्ट्री में उनका रुपी वगैरह बनेगा, और इन एक्सचेंज आपको कैश दिया जाएगा, ठीक है। और या फिर कुछ कॉइन्स वगैरह दिया जाएगा जो भी आप यूज़ करोगे ट्रेडिंग में, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंसी सिस्टम होती थी। और मुगल कॉइन एक स्टैंडर्ड कॉइन बनी थी इन इंडिया में, जिसको एंड अब्रोड में भी, एंड दस हेल्प इंडियन ट्रेड में काफ़ी हद तक हेल्प हुआ करती थी। और एक इंटीग्रेशन और एक फैक्टर था जो कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द करेंसी अंडर मुगल रूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ओवर एक्सटेंसिव एरियाज। पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इस ट्रेडिंग में बहुत अच्छी खासी थी मुगल रूल में, और लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह से वो बनवाए थे ताकि ट्रेडिंग में काफ़ी सुविधा हो, सब कुछ ईज में हो। इसी वजह से ट्रेडिंग काफ़ी एक्सपांड हुआ था 17th सेंचुरी। उसके बाद हम अगर बात करें, डिस्कशन करें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या थी मर्चेंट्स की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या थी मर्चेंट्स की, तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि मुगल टाइम पीरियड पे जो भी बड़े बड़े वेल्थीएस्ट ट्रेडर थे, मर्चेंट्स थे, वो बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना काम कर रहे थे, ये कहना गलत होगा। क्योंकि मर्चेंट्स मतलब आजकल के ज़माने में भी आप देखिए, जो जितना बड़े बड़े कॉमर्स रिलेटेड लोग होते हैं, वेल्थीएस्ट रिच पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रांग होता है। तो उसी टाइम पे भी वही था, जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते थे वो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। ईच कम्युनिटी, जो भी वेल्दी पर्सन था, मर्चेंट थे, वो जो भी ट्रेडर्स थे, उनका एक कम्युनिटी हुआ करता था। उस कम्युनिटी में वो खुद का एक लीडर चुनते थे जिनको नगर सेठ कहा जाता था। और ये इन सभी के बिहाव से लेकर जो भी चीज़ें हुआ करता था वो ऑफिशियल को, जो लोकल ऑफिशियल्स है या फिर कोर्ट में पॉलिटिकली जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास लेके जाते थे अपने प्रॉब्लम, या फिर इन्फ्लुएंस करते थे उनके। तो ये एक चीज़ें होता था। और एक चीज़ हुआ करता था कि पॉलिटिकली भी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाए, इसके वजह से स्ट्राइक्स वगैरह भी हुआ करते थे। तभी ऐसा देखा गया है कि अहमदाबाद के जो मर्चेंट्स होते थे वो काफ़ी टाइम हड़ताल करते थे एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते थे। और रॉयल इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया है। बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स, ऐसे नोबल्स होते थे या फिर ऐसे रॉयल प्रिंसेस भी होते थे जो कि ट्रेडिंग एंड कॉमर्स में इंटरेस्ट रखा करते थे। एक प्रोमिनेंट नोबल है जिनका नाम है मीर जुमला, वो भी ट्रेडिंग करते थे और ट्रेडिंग में बहुत सक्सेसफुल थे, ठीक है। फिर उनकी इकोनॉमी का कमर्शियलाइजेशन किस तरह से होती थी, इसके बारे में देखते हैं। जो भी उनकी नोबेल्स को छोड़ के जो भी उनकी स्टैंडिंग आर्मी रहते थे या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स रहते थे, काम करते थे उनके कोर्ट में या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, उनको कैश में सैलरी मिलती थी। लेकिन नोबेल्स को तो लैंड ग्रांट दिया जाता था ना, उस लैंड से वो रेवेन्यू जनरेट क्रिएट करके अपने रेवेन्यू देते थे गवर्नमेंट को, आई मीन राजा को, और खुद भी चलते थे। लेकिन बाकी स्टैंडिंग आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल के लिए वो डिफरेंट था। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर जाप्ती सिस्टम प्रचलन हो रहा था, जिसमें लैंड रेवेन्यू को असेस किया जाता था और इसका जो लैंड रेवेन्यू जितना कैश में होता था उस कैश को डिपॉजिट किया जाता था रूरल कोर्ट में। फिर एक होता था रूरल मार्केटिंग,
रूरल मार्केटिंग क्या है कि जो भी पीजेंट्स कल्टीवेशन करते थे, क्रॉप उगाते थे, वो रेवेन्यू कुछ इस तरह से देते थे कि वो चाहते थे, उनका जो प्रेफ़रेंस हुआ करता था वो होता था क्रॉप शेयरिंग, कि आप जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके हाफ उसके हिसाब से आप क्रॉप शेयरिंग ले जाते हो लैंड रेवेन्यू में। लेकिन जो स्टेट की रेवेन्यू होती है, अगर कोई पीजेंट एक विलेज में रह रहा है, तो वो जो भी शेयरिंग देता था जमींदार को या फिर उनके जो इमीडिएट रेवेन्यू कलेक्टर को, तो वो देता था इन क्रॉप शेयरिंग में। लेकिन अगर स्टेट के बारे में बात आए कि राजा को देना है शेयर, तो कैसे देना है कि वो क्या करता है, उस शेयर को, जो भी शेयर उसको देना है, जो भी कैश देना है, वो उस फूड ग्रेन को, जो भी कल्टीवेशन हो रहा होता है, उसको लेकर मार्केट में बेचता है। जो भी पैसा आता है उस पैसा को ग्रेन डीलर के या फिर ग्रेन डीलर के साथ वो डीलिंग करके वो उस ग्रेन को बेचता है, और बेचने से जो भी पैसा मिलता है उस पैसे को वो रेवेन्यू के हिसाब से देता है। तो उस तरह से रूरल मार्केटिंग चलती है ग्रेन डीलर के साथ। तो ये जो रूरल मार्केटिंग चलती है, रूरल में जो भी ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो मार्केट में जाकर जो बिकता है, उससे धीरे धीरे एक स्मॉल टाउनशिप की डेवलपमेंट होती है, जिसको कासबास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से मुगल के जो भी पॉलिसीज थे वो इतना स्मूथ थे कि तो मुगल की जो भी पॉलिसीज़ थे इतना स्मूथ थे, जिसके वजह से इकोनॉमी की कमर्शियलाइजेशन हो रही थी और मनी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही थी। ऐसा माना जाता था कि अबाउट 20% ऑफ द रूरल प्रोड्यूस वाज मार्केटेड। जो भी रूरल में प्रोड्यूस होता था, जो भी क्रॉप, ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो भी, उसकी 20% जाकर मार्केट में बिकता है, जिसके वजह से धीरे धीरे अर्बन टाउनशिप भी बढ़ने लगा, और जो कि एक हाई प्रोपोर्शन भी है। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे अर्बन सेंटर्स क्या क्या ग्रोथ हुआ था मुगल के टाइम पे। पहले तो आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, ये एक मेजर अर्बन सेंटर था, और अकॉर्डिंग टू राल्फ फिच, लार्जर देन लंदन, ये लंदन से भी काफ़ी बड़ा था। वन ऑफ द बिगर टाउन इन यूरोप, तभी यूरोप की एक बहुत बड़ी टाउन हुआ करता था लंदन, लेकिन उससे भी ये बड़ा था हमारा आगरा एंड फतेहपुर सिकरी। लाहौर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मेजर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था, इसी वजह से ये भी एक अर्बन सिटी हुआ करता था। Montserrat, the Jesuit priest who came to Akbar's court says that Lahore was second to none of the cities in Europe और एशिया। यूरोप एंड एशिया में लाहौर की तरह इतना बड़ा सिटी उन्होंने नहीं देखा था, इन मोर्सेरेट के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे उनके हिसाब से। फिर आगरा एक रैपिड ग्रोथ वाला सिटी था, मोर देन डबल इन साइज ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी में अभी उसका जितना बड़ा साइज है उससे मोर देन डबल था आगरा। दिल्ली भी कैपिटल सिटी तो था मुगल का। बर्नियर सेज दैट दिल्ली वाज नॉट लेस देन पेरिस, पेरिस जितना बड़ा है दिल्ली उतना बड़ा था। ठीक है, अहमदनगर एंड बुरहानपुर, ये एक वेस्टर्न सेंटर्स था, और ग्रीव टू बिकम बिग टाउन, धीरे धीरे ये बिग टाउन होने लगा। पटना के बारे में अगर हम बात करें, ईस्टर्न ट्रेड हब था, ईस्टर्न इंडिया की ईस्टर्न साइड्स का, हर पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, तभी उसका पॉपुलेशन 2 लाख था, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम से भी काफ़ी बड़ा था। मतलब तभी एक जगह पे 2 लाख लोग बास करना काफ़ी बड़ी बात होती है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कमर्शियल सेंटर, ठीक है, वेस्टर्न का कमर्शियल सेंटर इसको माना जाता है, और ये लंदन और इसके आसपास के जितने सारे एरिया है उससे भी काफ़ी बड़ा था। द डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ लग्जरी गुड्स बाय द नोबल्स लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड टू द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स। तो जो नोबल जितने सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, उसके जो डिमांड होते थे, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे डिफरेंट सेंटर्स में, जिसकी वजह से अर्बन टाउन की ग्रोथ होना शुरू होगी। ऑलरेडी ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी ए नंबर ऑफ मेजर टाउन्स आर डेवलप्ड इन द कंट्री। ठीक है, दोज टाउन्स वर नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बट डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर। ये इस ऐसा नहीं कि ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, ये सारी जगह की एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी काफ़ी दमदार था, और ये एक सेंटर हुआ करता था, बोथ मिलिट्री फॉर्म में हो या फिर स्ट्रैटेजिक पॉइंट में हो या फिर ट्रेडिंग एंड कॉमर्स या फिर मैन्युफैक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू में हो, हर एक चीज़ में ये सेंटर बहुत ही डेवलप हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी स्लाइड है, जिसमें हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से हो रही थी तभी। पहले तो बात है लग्जरी गुड्स की, अगर हम बात करें
तो मुग़ल साम्राज्य में जो भी नोबल्स थे वो क्या करते थे, रूरल प्रोड्यूस के ऊपर वैसे डिपेंडेंट हुआ करते थे। पर रूरल से जो भी रेवेन्यू क्रिएट होता था, उनके जो लैंड ग्रांट हुआ है उससे जितना रेवेन्यू क्रिएट होता था उसमें वो गुजारा करते थे। तो जो रेवेन्यू क्रिएट होता था वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो भी रूरल में प्रोड्यूस होता था वो एक हाई शेयर नोबिलिटी को देते थे। ठीक है, जमींदार को भी देते थे, नोबिलिटी को भी देते थे, और जो भी कलेक्ट होता था वो कैश में कलेक्ट होता था। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि एक कंसंट्रेशन हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नोबिलिटी के हैंड में कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, उनके पास बहुत सारे कैश हुआ करता था। तो इसके इतना सारा पैसे को वो क्या करेंगे, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है और रेवेन्यू भी अच्छी खासी जनरेट होती है, तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ें लग्जरियस हाउस बनाएंगे, लग्जरियस चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग, लग्जरी गुड्स, सराइस, बावलीस, ये सब में ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना और इसको बिल्ड करने में लग गए। उसके बाद क्या होता था, बहुत सारे आर्म्स जो होते हैं, युद्ध सामग्री, वो भी मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया, उसकी ग्रोथ भी शुरू हो गया। ऑल टाइप ऑफ गन्स, कैनन्स, आर्मर, शिपिंग एंड ऑफ शिपिंग आर टू प्राइमरी एग्जाम्पल्स ऑफ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मैटर। ठीक है, मैन्युफैक्चर में ये सारे डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब राजा की तरफ से ये सारी चीज़ें की मैन्युफैक्चर होती थी, क्योंकि इसका तो बहुत ज़रूरत थी ना युद्ध में। बोथ अकबर एंड औरंगजेब के टाइम पे गन्स, डिफरेंट तरह की गन्स प्रोड्यूस होता था, मैन्युफैक्चर होता था, इंक्लूडिंग मोबाइल गन्स, एंड ये इसका इम्प्रूवमेंट किस तरह से बढ़ सके उस पर भी ध्यान दिया जाता था। स्टील भी काफ़ी हद तक प्रोडक्शन होता था स्टील की, और इंडिया की जो स्टील की खंडा है, सोड़ है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी आउटसाइड इंडिया। शिप बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो तभी 16th-17th सेंचुरी में धीरे धीरे आ गए वेस्टर्न साइड से, और वो शिप से आए थे इंडिया में। ठीक है, नावल पानी में आए थे, तो इसी वजह से शिप बिल्डिंग पर धीरे धीरे एम्फासिस डालना शुरू हो गया। 1651 में शाहजहां एक प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं जहाँ पे शिप बिल्डिंग की प्रोग्राम शुरू होती है, सी गोइंग वेसल्स की, एंड 4 टू एवरी ईयर डिसाइड होती है उस प्रोग्राम में कि एवरी ईयर 4 to 6 शिप बिल्डिंग किया जाएगा जो कि वेस्ट एशिया को जाएगी। ठीक है, तो से ही उसी ईयर में, फॉलोइंग उसके नेक्स्ट ईयर में 6 शिप्स पुट इनटू कमीशन, और उसकी बिल्डिंग भी फिनिश हो गई। 6 शिप्स भी कमीशन हो गए चलने के लिए, और ये शिप बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर था। मैनी वेल्दी मर्चेंट्स एंड नोबल्स में इसमें इंक्लूड हुए थे, और कंसिक्वेंसेस में ऐसा हुआ कि इंडियन शिपयार्ड्स इस तरह की एक डेवलपमेंट पोजीशन में पहुंच गई जिस तरह की यूरोपियन मॉडल्स में जो शिप बनते हैं उसी मॉडल की पोजीशन में पहुंच गई। ठीक है, और ऐसा हुआ कि वेस्ट एशिया में जो ट्रेडिंग हो रही थी, जो भी चीज़ें चल रही थी शिप में और वाटर में, बहुत सारे की तभी बहुत एक्सपेंसेस हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास उतना डेवलपमेंट नहीं था, हम इतने नावल में इतना डेवलपमेंट नहीं हुए थे। लेकिन शाहजहां के टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे नावल में भी हम डेवलपमेंट होने लगा, तो जिसकी वजह से जो फ्राइट कॉस्ट है, एक्सपेंसेस जो थे वो धीरे कमने घटने लगा। तो काफ़ी हद तक मुग़ल साम्राज्य के टाइम पे हमारे इंडियन की जो ट्रेडिंग है काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो गई थी। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन ट्रेडिंग कैसा होता था और किस तरह से होता था। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक कमेंट भी मुझे ज़रूर करना, क्योंकि उससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। और एक बात, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया गया लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे मैं दे देती हूँ, तो वहाँ पे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।